स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 सितंबर 2024। तो आज बिहार की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर आरजेडी लगातार नीतीश सरकार को घेर रही है। वहीं इसको लेकर आरजेडी का पटना में राजभवन मार्च शुरू हो चुका है। पार्टी दफ्तर से मार्च शुरू हुआ है। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार से गृह विभाग नहीं संभल रहा है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। एक के बाद एक बड़ी आपराधिक घटनाएं हो रही है। बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। उनको पुलिस का डर नहीं है। आम लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। हम लोग राज्यपाल से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं लेकिन रोका जा रहा है। विपक्ष की आवाज को दबाई जा रही है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो हर सप्ताह अपराध का आंकड़ा जारी करते हैं। तेजस्वी यादव के अलावे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं के लिए नीतीश सरकार को दोषी ठहराते रहे हैं, जिसका जवाब जेडीयू और एनडीए के नेता लालू और राबड़ी देवी के 15 वर्षों के शासन काल में बिहार की स्थिति को लेकर देते हैं। दोस्तों किशनगंज रेलवे स्टेशन से सटे तेघड़िया रेलवे गुमटी के पास रविवार को करीब 12:30 बजे राधिकापुर सिलीगुड़ी डीएमयू पैसेंजर ट्रेन की इंजन में अचानक आग लग गई, जिसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि आग इंजन के आगे के हिस्से में लगी थी। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन करीब 12:10 पर किशनगंज रेलवे स्टेशन से खुली। ट्रेन जैसे ही तेघड़िया रेल गुमटी के पास पहुंची, उसके इंजन के आगे हिस्से से धुआं निकलने लगा। ट्रेन के इंजन के ऊपरी हिस्से से धुआं निकलते देख ट्रेन के चालक ने ब्रेक लगा दी। इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद ट्रेन को रोकी गई। फिर सभी यात्री ने ट्रेन से सुरक्षित उतरे। स्टेशन से रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। वहीं एसएसबी के अधिकारी और अग्निशमन टीम भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी हुई है। दोस्तों पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने इसे नकार दिया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि बिहार में स्मार्ट मीटर क्यों लागू किया जा रहा है, जबकि इसका कोई फायदा जनता को नहीं हो रहा है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वन नेशन वन टैरिफ की नीति कहाँ चली गई। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात करने से राजनीति नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर के कारण बिहार की जनता को महंगी बिजली का बिल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि बिहार में बिजली की दरों को कम किया जाए और जनता के हित में काम किया जाए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार कोई हल नहीं निकालती है तो मैं और मेरे कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। पप्पू यादव तेजस्वी यादव पर भी खूब बोले। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता की समस्याओं को लेकर कुछ नहीं बोलती है, लेकिन सियासत करने के लिए यात्रा निकालते हैं। इसके अलावा पप्पू यादव ने वीडियो पॉलिटिक्स पर भी जमकर बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग और पार्टी वीडियो पॉलिटिक्स करने में लगे हैं, जिसे जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वीडियो पॉलिटिक्स लोकतंत्र और राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों बिहार की राजनीति में अपना सिक्का आजमाने उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी नई राजनीतिक पार्टी सत्ता में आती है तो वो 1 घंटे के भीतर ही बिहार में शराबबंदी को समाप्त कर देंगे। मीडिया से बात करते हुए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी अपनी सरकार बनाने के 1 घंटे के भीतर शराबबंदी को समाप्त कर देगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी का फैसला नीतीश सरकार की तरफ से एक ढकोसला है। प्रशांत किशोर ने मौजूदा शराबबंदी की आलोचना की और दावा किया है कि ये अप्रभावी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण अवैध घरेलू शराब वितरण बढ़ गया है और राज्य को 20,000 करोड़ रुपए की संभावित उत्पादक शुल्क राजस्व से वंचित कर दिया है। उन्होंने राजनेताओं और नौकरशाहों पर भी अवैध शराब व्यापार से लाभ उठाने का आरोप लगाया है। किशोर ने यह भी कहा है कि वे काबिलियत की राजनीति में विश्वास करते हैं और शराबबंदी पर बोलने से नहीं हिचकिचाएंगे। हाल ही में प्रशांत किशोर ने मंच से ऐलान किया था कि उनकी पार्टी अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट देगी।
दोस्तों, जहां आदमी लगातार महंगाई से परेशान है, वहीं केंद्र सरकार ने एक और झटका देते हुए दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे और खाद्य तेल, रिफाइंड तेल पर कस्टम ड्यूटी बनाने का फैसला किया है। ये बढ़ोतरी सूरजमुखी तेल, पाम तेल और सोयाबीन तेल पर की गई है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कच्चे तेल पर कस्टम ड्यूटी 0 से बढ़कर 20% कर दी गई है, जबकि खाने के तेल पर कस्टम ड्यूटी अब 32.5% कर दी गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने कच्चे तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल, पाम तेल और सोयाबीन तेल पर मूल सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। सीमा शुल्क में बदलाव के बाद नई दरें आज 16 सितंबर 2024 से लागू हो जाएंगी। कच्चे तेल पर मूल सीमा 0 से बढ़कर 20% कर दिया गया है, जबकि खाद्य तेल पर इसे 12.5 से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है। दोस्तों, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि 5 सितंबर को शुरू की गई सरकार के सब्सिडी वाले प्याज की बिक्री की पहल से कुछ ही दिनों में प्रमुख शहरों में कीमतों में गिरावट आई है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपये से घटकर 55 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जबकि मुंबई में 61 रुपये से घटकर 56 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। चेन्नई में खुदरा कीमत 65 रुपये से घटकर 58 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। सरकार ने मोबाइल वैन, NCCF और नेफेड के आउटलेट के जरिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी दर पर प्याज की बिक्री शुरू की है। दिल्ली और मुंबई में शुरू हुआ ये कार्यक्रम अब चेन्नई, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर और गुवाहाटी सहित अन्य प्रमुख शहरों में भी फैल चुका है। बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी वाले प्याज की मात्रा बढ़ाने और वितरण चैनलों का विस्तार करके ई-कॉमर्स मंच, केंद्रीय भंडार आउटलेट और मदर डेयरी के सफल स्टोर को शामिल करने का फैसला किया है। दोस्तों, यूपीएससी के जरिए आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा ESE 2023 में अंकित आनंद ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अंकित ने सिविल इंजीनियरिंग वर्ग में 7वीं रैंक प्राप्त की है, जो उनके अथक परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। उनके इस सफलता पर पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। अंकित आनंद सुपौल जिले के वार्ड नंबर 8 जिला परिषद रोड के रहने वाले मनोज कुमार सिंह और दर्शना सिंह के पुत्र हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से परिवार, मित्र और शहरवासी बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। अंकित की प्रारंभिक शिक्षा सुपौल में ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई दिल्ली की फिटजी संस्थान से पूरी की है। इसके बाद यादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता से बीटेक और IIT दिल्ली से एमटेक की डिग्री हासिल की है। इस सफलता से पहले अंकित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI में उप प्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। उनके इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर स्थानीय नागरिकों और विभिन्न संगठनों के जरिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया था। राजनीति जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को घेरते हुए शराबबंदी पर सवाल उठाया था। वहीं इस पर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जनक राम ने शनिवार को कहा है कि बिहार में शराबबंदी से सबसे ज्यादा फायदा दलित समाज को हुआ है। जीतन राम मांझी और रत्नेश सदा ने अपना कुछ अनुभव बताया है, तो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जनक राम ने कहा है कि जीतन राम मांझी बिहार के मुखिया रह चुके हैं और रत्नेश सदा हमारे मंत्री ही। अगर उन्होंने शराबबंदी को लेकर कुछ बातें कही है तो आपके माध्यम से मीडिया से जनता को उजागर करने का काम किया है। आगे उन्होंने कहा है कि शराब की होम डिलीवरी की जो बातें आ रही है तो कौन करवा रहा है, उसके पीछे अगर जांच हो तो स्पष्ट हो जाएगा। दलितों को बदनाम करने की एक साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि शराब से अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर वर्ग के लोग ही कहीं न कहीं अपंग हो रहे थे और कमजोर हो रहे थे। इस वर्ग के बच्चे पढ़ने से वंचित हो रहे थे, कमाते कम थे, खर्चा ज्यादा करते थे। शराबबंदी से तो सरकार को गरीब दलित परिवार की महिलाएं धन्यवाद दे रही है। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों यात्रा पर निकले हैं। बीते शुक्रवार 13 सितंबर की रात वे मधुबनी पहुंचे और सर्किट हाउस में रुकने के बाद शनिवार 14 सितंबर की सुबह पत्रकारों से बात भी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो सबसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से मिलने और उनका आभार जताने के लिए निकले हैं। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया है। इस सवाल पर कि आपको प्रशांत किशोर बार बार नवी फेल बता रहे हैं, इस पर तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि हर चुनाव में कोई नया आदमी सामने आ
जाता है और कुछ भी कहता रहता है, हम उस पर ध्यान नहीं देते। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं से संवाद का यही उद्देश्य है कि पार्टी में संगठन को और मजबूत किया जाए। आरजेडी नेता ने एनडीए पर भी हमला किया, कहा कि 4 करोड़ लोगों के पलायन, बेरोजगारी और विशेष राज्य के दर्जा का एनडीए जवाब दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मिथिलांचल, विशेषकर मधुबनी और उसके अगल बगल का इलाका गरीब और पिछड़ा है। यहाँ भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2.90 करोड़, जबकि वास्तव में बिहार के करीब 4 करोड़ लोग पलायन कर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में काम के लिए जाते हैं। हम 2 से 3 हजार या कम मार्जिन वाली सीटें जीतने के लिए ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए हम सभी धर्म, जाति और व्यवसाय के लोगों को जोड़ने निकले हैं। दोस्तों, जमीन का एमवीआर न्यूनतम मूल्यांकन पंजी बनाया जा सकता है। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। निबंधन कार्यालयों को इसकी तैयारी का निर्देश दिया गया है। अगर ऐसा हुआ तो जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। अभी जमीन की श्रेणियों के आधार पर जिलों में एमवीआर मिनिमम वैल्यू रजिस्टर तय है, लेकिन अब आने वाले समय में ये सब बदल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2013 एवं शहरी क्षेत्रों में 2016 में एमवीआर बनाया गया था। इस तरह से ग्रामीण इलाके में 11 जबकि शहरी इलाके में 8 साल से उसी एमवीआर पर जमीन की रजिस्ट्री होती आ रही है। जिलों में धनकर 1 और 2 फसली, विकासशील, भीट, कृषि योग्य, व्यावसायिक और आवासीय श्रेणी में जमीन के अलग अलग प्रकार हैं। औसतन ये 8 से 15 श्रेणी में है, तो कुछ जिलों में इसकी 57 श्रेणियां हैं। इसी आधार पर एमवीआर भी तय है। जमीन की किस्मों में भी एक रूपता लाने की चर्चा है, तब सभी जिलों में जमीन का वर्गीकरण एक जैसा ही होगा। इसके पीछे राजस्व बढ़ाने का भी उद्देश्य है। पिछले वर्ष भी इसकी प्रक्रिया शुरू की गई थी, हालांकि वह लागू नहीं हो सका है। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इस सर्वे के माध्यम से सरकार लोगों के जमीन के कागजात को अपडेट कर रही है। इससे जमीन रैयत को बहुत फायदा होगा और लोगों को कई तरह की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में जमीन सर्वे से 5 बड़े फायदे होंगे। नंबर 1, जमीन सर्वे के दौरान सभी जमीनों की सही नाप होगी और असली मालिकों के नाम की पुष्टि होगी। इससे जमीनी विवाद कम होंगे और अदालतों में लंबित मामले भी घट जाएंगे। नंबर 2, जमीन सर्वे के बाद जमीन को खरीदना बेचना आसान हो जाएगा और लोगों को किसी तरह की धोखाधड़ी का सामना करना नहीं पड़ेगा। नंबर 3, जमीन सर्वे के बाद जमीन के सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएंगी। इससे जमीन के कागजात निकालना और उसमें बदलाव करना आसान हो जाएगा। नंबर 4, जमीन सर्वे के बाद जमीन का नया खतियान बनाया जाएगा जो जीवित रैयत के नाम पर होगा। वहीं जमीन की खरीद बिक्री के दौरान खतियान भी अपडेट होगा। नंबर 5, जमीन सर्वे के बाद किसानों और अन्य लाभार्थियों को समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जमीन के सटीक आंकड़ों से सरकार को जमीन की पूरी जानकारी होगी। दोस्तों, देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के बीच बिहार पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। इसके कारण बिहार के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबरों की माने तो पिछले 24 घंटे में गंगा नदी का जलस्तर 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका असर बक्सर, सिमरी, चिक्की और बरहापुर में देखने को मिला है, जहाँ गंगा नदी का पानी उफान पर है। बता दें कि बीती रात से गंगा नदी का जलस्तर 40 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बढ़ चुका है। बिहार सरकार ने 5 जिलों के लिए बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया है। इस फहरिस्त में अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना का नाम भी शामिल है। गंगा में बढ़ते जलस्तर का कारण भारी बारिश को बताया जा रहा है। इंद्रपुरी बैराज से भी 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे इन इलाकों में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। राज्य में हर खेत तक सिंचाई के पानी के लिए नया योजनाएं भी ली जा सकेंगी। इसकी तैयारी हो रही है। पिछले दिनों विकास आयुक्त के अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना के लिए नई योजना लेने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद योजना को विस्तार दिया गया है। इसके तहत पहले 2,09,952 योजनाएं चयनित की गई थी। इन योजनाओं को जल संसाधन, लघु जल संस्थान, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाना है। मगर नई कार्य योजना में अब 2,09,178 योजनाओं पर ही काम होगा। सब कुछ ठीक रहा तो खेती की हर जमीन को सिंचाई का पानी मिलेगा। पहले से चयनित योजनाओं में 774 योजनाओं को हटा देने के बाद संशोधित कार्य योजना तैयार की गई है। इस बदलाव के बाद हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। पहले तो मार्च 2025 तक तमाम योजनाओं को पूरा करना था, लेकिन कार्य में विलंब के बाद अब जून 2025 तक सारी योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है। इसके
कहा जल संसाधन को मार्च 2025 तक, ग्रामीण विकास विभाग को अप्रैल 2025 तक, कृषि विभाग को मई 2025 तक और लघु जल संसाधन को जून 2025 तक योजनाओं को पूरा करने को कहा गया है। बता दें कि हर खेत सिंचाई योजना से बिहार के किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य व कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि मछली खाने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही बुद्धि भी बढ़ती है। बिहार के लोगों को अब ताजा मछली खाने को मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में बिहार ने मछली उत्पादन में करीब 200% की बढ़ोतरी की दर्ज की है। इससे रोजगार के साथ ही लोगों की आय बढ़ी है। बिहार अब मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के करीब है। आंध्र प्रदेश और बंगाल की मछलियों पर हमारी निर्भरता लगातार कम हो रही है। सीमांचल के इलाके में तो बिहार की मछलियां बंगाल निर्यात हो रही है। बिहार में मांसाहार उत्पादन में बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में पिछले 10 वर्षों में केवल मछली ही नहीं, दूध, अंडा व मांस का उत्पादन भी बढ़ा है। ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दूध में 160, अंडा में 207, मांस में 120 और मछली उत्पादन में 193% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि 2023-24 में राज्य में मछली उत्पादन में 8 लाख टन से ज्यादा हुआ है। 2005 के पहले उत्पादन बहुत ही कम था। मछली उत्पादन में आज हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। सालाना 38,000 टन मछली अब बिहार में दूसरे राज्यों को भेजी जा रही है। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है। इस बीच पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने इस पर गंभीर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि यह नीतीश कुमार की सरकार द्वारा जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, जिस पर सरकार को पूर्ण विचार करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि सर्वे के नाम पर जमीन धारकों को न सिर्फ परेशान किया जा रहा है, बल्कि कागजात जुटाने के बहाने लूट मची है। पप्पू यादव इन दिनों सर्वे से किसानों और जमीन वालों को हो रही समस्याओं को लेकर जागरूक है और अक्सर अंचल कार्यालयों में दौरा करते रहते हैं। वहीं उन्होंने पूर्णिया के अर्जुन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव जमीन सर्वे और बिजली विभाग की ओर से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूर्णिया सांसद ने कहा है कि गंभीर सर्वे में बिहार के लोग परेशान हैं। कागजात की तलाश में लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहां तैनात कर्मी भोले भाले लोगों से ठगी कर रहे हैं। दस्तावेज दिलाने के लिए मोटी रकम ली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्मार्ट मीटर उद्योगपतियों द्वारा सरकार के माध्यम से आमजनों की आर्थिक शोषण का जरिया बन गया है। इससे गरीबों से बिजली बिल के नाम पर वसूली हो रही है। दोस्तों, बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। शिक्षा विभाग राज्य के शिक्षकों की उपस्थिति को मॉनिटरिंग करने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहा है, लेकिन फिर भी प्रदेश के कई स्कूलों के शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग में गुरुजी की अनुपस्थिति को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सिवान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें 4 शिक्षकों की अनुपस्थिति का जिक्र किया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सिवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 12 सितंबर 2024 को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय माघर, सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय माघर और उच्च विद्यालय माघर के निरीक्षण के क्रम में ये देखा गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय माघर में कुल 10 शिक्षक उपस्थित पाए गए, जबकि 4 शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए। दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बीते दिनों 14 सितंबर को वाराणसी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। विजय सिन्हा ने कहा कि एकादशी के दिन बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हम सभी पूजा करने आए हैं। यहाँ की ऊर्जा पूरे देश को ऊर्जावान बनाती है। इस पवित्र नगरी आना किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है। मानवता के प्रति समर्पण भाव, मानवता की रक्षा जैसी बातों की प्रेरणा हमें काशी की धरती से मिलती है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला। मीडिया से बातचीत में बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। एक आरजेडी के जंगलराज के युवराज है तो दूसरा भ्रष्टाचार के युवराज है। दोनों का चरित्र एक समान है। ये अय्याश लोग हैं, ये प्लेन पर बर्थडे मनाने वाले लोग हैं। इनके पिता जानवरों के चारा तक छीन लिए और जनता को इन्होंने लूटा। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर जमीन मालिकों में अफरा तफरी मची हुई है। सभी को यही डर सता रहा है कि उनकी जमीन के साथ कहीं न कहीं खेला न हो जाए। इस बीच खतियान की अभी प्रमाणित प्रति लेने में हो रही परेशानी को देखते हुए विभाग ने ऑनलाइन सहूलियत प्रदान की है। इससे रैयतों को खतियान की नकल लेने में ना तो अधिक पैसा देना होगा और ना ही अधिक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए खतियान की अभी प्रमाणित प्रति लेने में हो रही परेशानियों को देखते हुए विभाग
उन्होंने नई तकनीक लॉन्च किया है। रैयतों को खतियान की नकल लेने में ना तो अधिक पैसा देना पड़ेगा और न ही अधिक दिन का इंतजार करना पड़ेगा। अब आम लोग भी भूमि सुधार व राजस्व विभाग के साइट से सर्वे व चकबंदी खतियान की अभी प्रमाणित 10 रुपये भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, देश में ट्रेन हादसों की खबर आए दिन सामने आती रहती है, मगर बिहार में एक अजब गजब रेल हादसा देखने को मिला है। रेल की पटरी पर दौड़ता हुआ एक इंजन अचानक से खेत में पहुंच गया। इसकी फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है, जिनमें इंजन को खेत में खड़ा देखा जा सकता है। खेत में खड़े इंजन को देखकर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं, तो वहीं सियासी खेमे में भी हलचल मच गई है। राष्ट्रीय जनता दल RJD ने इंजन के खेत में उतरने का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन की सरकार का इंजन विकास और लापता सांसदों को ढूंढने पटरी से उतर खेतों में घूमने लगा है। एक सोशल मीडिया यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा है कि इतनी तरक्की किस गांव में हो गई, ट्रेन अब खेत में काम करने लगी है। दोस्तों, राज्य के नगर निकाय शहरों का विकास अब मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत किए जाएंगे। कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से संकल्प जारी कर दिया गया है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं जो तीव्र गति से शहर के विकास के लिए कारगर साबित होगी। नई व्यवस्था के तहत अब 1 करोड़ रुपए तक की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिला के DM देंगे। वहीं 1 से 2.5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं की स्वीकृति संबंधित प्रमंडल के आयुक्त से स्तर से मिल जाएंगी। अब तक बड़ी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति विभाग से मिल रही थी। संकल्प के अनुसार मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं की प्राथमिकता के निर्धारण के लिए एक राज्य स्तरीय संचालन समिति का भी गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष संबंधित जिला के प्रभारी मंत्री होंगे। स्थानीय विधायक सिर्फ संबंधित शहरी क्षेत्र संबंधित जिला के सभी विधान पार्षद, SP, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी व बुडकों के कार्यपालक अभियंता सदस्य होंगे। दोस्तों, बिहार में करीब 8 साल से शराबबंदी है, लेकिन कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। कानून का मजाक उड़ाते हुए शराब पीते हैं और बेचते भी हैं। इस बार कैमूर में पुलिस वालों को शराब पीते पकड़ा गया है, जिनके कंधे पर इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं इसका मजाक उड़ा रहे हैं और शराबबंदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दरोगा और 2 चौकीदार को शराब पीते रंगे हाथ पुलिस ने थाना परिसर से पकड़ा और इसकी सूचना पुलिस के वरीय अधिकारियों को दी। दरअसल जिले के SP ललित मोहन शर्मा को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई। 3 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि सोनहन थाना परिसर में दरोगा राजीव रंजन सिंह, 2 चौकीदार और एक अन्य व्यक्ति शराब पी रहा था। सभी नशे में धुत थे। इन सभी को SP के निर्देश पर पकड़ा गया है। जब ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, सभी में शराब पीने की पुष्टि हुई। चारों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। दोस्तों, बिहार सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद जमा खान वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में वक्फ संशोधन विधेयक सहित आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। जमा खान ने कहा कि देश संविधान से चलता है। वक्फ संशोधन विधेयक को JPC के पास भेजा गया है। इसमें कुछ ऐसे बिंदु है जिससे देश को नुकसान हो सकता है, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार जी और अन्य नेताओं के बीच विचार विमर्श जारी है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे देश के रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचे, और हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के जिंदा रहते किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंत्री जमा खान ने कहा कि हम NDA के साथ मजबूती से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर हमारी पूरी तैयारी है। और ये भी बताना चाहेंगे कि कांग्रेस और राजद से जदयू में आने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। वो जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार में NDA की ही सरकार बनेगी। RJD कांग्रेस प्राइवेट कंपनी बनाकर लूटना चाहती है, जो नीतीश कुमार नहीं होने देंगे। दोस्तों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। किशनगंज पहुंचे डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी हमेशा दूसरों के भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित रहता है, इसलिए तेजस्वी यादव का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर चिंता जताना
असामान्य नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव के मिथिलांचल के विकास के लिए किए गए वादे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव की शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए चारा घोटाले से अर्जित धन का उपयोग किया, लेकिन इसके बावजूद वे 9वीं कक्षा भी पास नहीं हो सके। जायसवाल ने इसे समाज के लिए एक बड़ा अभिशाप बताया है और कहा है कि ऐसे व्यक्ति शिक्षा में सफल नहीं हो पाया है, वो विकास की बात कैसे कर सकता है। दोस्तों, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके आरजेडी ने रविवार को सड़क पर उतरकर राजभवन मार्च किया और क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला। आरजेडी नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की। आरजेडी के राजभवन मार्च पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद का मतलब ही गुंडागर्दी और अपराधीकरण होता है। जो गुंडागर्दी करता हो वह राजभवन कैसे जा सकता है? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद को रावण राज का प्रतीक बताया है। लालू प्रसाद यादव ने बिहार में रावण राज स्थापित करने का काम किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में वह रावण के प्रतीक है, जबकि नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक है और उनके राज्य में कोई अपराधी बच नहीं सकता है। हर अपराधी को जेल जाना पड़ता है। वहीं बिहार को मिली वंदे भारत ट्रेनों की सौगात पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इन गाड़ियों को मिलने से बिहार के लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है।